वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। जैसा कि आप सब जानते हैं कि लास्ट वीडियो में हम अपना इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तक बिल्कुल ख़त्म कर चुके हैं। ओके, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तक मैंने आपको पढ़ा दिया था। अब हम क्या करना है हमें कि पहले हम जान चुके हैं कि एविडेंस क्या होता है, वो प्रोड्यूस होता है कोर्ट में और किस किस वे में प्रोड्यूस होता है, ओरल, डॉक्यूमेंट्री एंड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। यही था, इन तीन तरीके से होता था प्रोड्यूस। ठीक है, अब जब इन तीन तरीके से प्रोड्यूस होता था उसके बाद ये भी तो करना है ना कि जब एविडेंस हम देंगे किसी चीज़ को प्रूफ करने के लिए तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा। ठीक है ना। अब ये जानना है हमें, पहले हमने ये जाना कि एविडेंस क्या होता है, एविडेंस कैसे दिया जाता है। अब हम ये जानेंगे कि एविडेंस बाय होम। ओके, देखिए सीरीज़, अकॉर्डिंग टू सीरीज़ अगर आप चलते रहेंगे वैसे आपका पूरा का पूरा एविडेंस एक्ट ख़त्म होता जाएगा, जो कि मैं यहाँ पर यही करवा रही हूँ। ओके, एविडेंस बाय होम। एविडेंस बाय होम में जब आप पढ़ेंगे तो क्या होगा, आपने देखा है कि एक होता है बर्डन ऑफ प्रूफ 101 to 114A और एक होता है प्रिजम्पशंस। क्या होता है? प्रिजम्पशंस 79 to 90A। और ये किसका प्रिजम्पशन है? प्रिजम्पशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ओके, लेट्स सी। सबसे पहले आज हम बर्डन ऑफ प्रूफ जानते हैं। बर्डन ऑफ प्रूफ होता क्या है? देखिए, बर्डन ऑफ प्रूफ सेक्शन 101 सभी लोग ओपन करिएगा। बर्डन ऑफ प्रूफ, whoever desires any court to give judgment as to any legal right, ध्यान रखिएगा, legal right, liability dependent on the existence of facts which he asserts must prove that those facts exist. When a person is bound to prove the existence of any fact, it is said that the burden of proof। देखिए, जब कोई कोर्ट से कोई चाहता है कि वो किसी राइट के, लाइबिलिटी के, एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट्स के बारे में, जो फैक्ट्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, उनकी राइट लाइबिलिटी के बारे में बोलना चाहता है, कोर्ट को मनवाना चाहता है, तो क्या करेगा? जो पूरे केस का, पूरे होल केस का, होल सूट का, ठीक है, जब किसी को प्रूफ करने का भार आता है, बर्डन आता है, उसे बर्डन ऑफ प्रूफ कहते हैं। होल केस को कौन प्रूफ करेगा? मानिए कि मैं जाती हूँ कोर्ट में, मैं कहती हूँ कि सामने वाले ने, बी ने मेरे घर में चोरी की है, तो कौन प्रूफ करेगा? मैं प्रूफ करूँगी कि उसने मेरे घर में चोरी की है। ठीक है, ओके, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही यहाँ पर इलस्ट्रेशन लिखा है, ए डिजायर्स अ कोर्ट टू गिव जजमेंट दैट बी शैल बी पनिश्ड फॉर अ क्राइम विच ए सेज बी हैज़ कमिटेड। ए मस्ट प्रूफ, क्या है? ए गया है कोर्ट में तो ए ही तो प्रूफ करेगा। ठीक है, बी थोड़ी प्रूफ करेगा अपने खिलाफ कुछ, बी नहीं प्रूफ करेगा। ए गया है तो ए प्रूफ करेगा। ये जिग जैग सिस्टम चलता है, जिग जैग। सबसे पहले जो कोर्ट में आए वो प्रूफ करेगा, देन पर्टिकुलर एविडेंसेस के लिए बात जाती है तो फिर वहाँ से ट्रांसफर। इसीलिए कहते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ नेवर शिफ्ट्स। क्यों कहेंगे नेवर शिफ्ट्स? क्योंकि आप देखिए इसके आगे क्या है, इसके आगे कुछ नहीं है ना, लेकिन इसके आगे तो है, फिर इधर है, फिर इधर है। जब इधर से चला जाता है ना तो यहीं से ओनर्स ऑफ प्रूफ शुरू हो जाता है। क्या चला जाता है? ओनर्स ऑफ प्रूफ शुरू हो जाता है। और इसीलिए यहाँ पर क्या आता है, ओनर्स ऑफ प्रूफ को क्या कहते हैं? ऑलवेज शिफ्ट्स, ऑलवेज शिफ्ट्स। ठीक है, रिमेंबर दैट। नेक्स्ट थिंग देखिए, इसका सेकेंड इलस्ट्रेशन क्या कह रहा है, ए डिजायर्स अ कोर्ट टू गिव जजमेंट दैट ही इज एंटाइटल्ड टू सर्टेन लैंड इन द पोजीशन ऑफ बी बाय रीजन ऑफ फैक्ट विच ही असर्ट्स। क्या कह रहा है कि ए कहता है कि ये जो ज़मीन है जिस पे बी रह रहा है, जो बी के पोजीशन में, वो मेरी है। तो बी कहता है ऐसा कुछ नहीं है, तो उसको प्रूफ करने के लिए कि ये सच बात है, कौन प्रूफ करेगा? ए प्रूफ करेगा। ठीक है, अब 102 देखिए, लिखा है ऑन होम बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज। ठीक है, बर्डन ऑफ प्रूफ
लाइज की बात कर रहे हैं, इसे ही क्या कहते हैं हम, ओनस ऑफ प्रूफ। क्या कहते हैं, ओनस ऑफ प्रूफ। ओके, गॉट इट। लिखा है यहाँ, द बर्डन ऑफ प्रूफ इन अ सूट और प्रोसीडिंग। सूट और प्रोसीडिंग आप समझते हैं क्यों लिखा रहता है, ठीक है, क्यों लिखा रहता है सूट और प्रोसीडिंग, सिविल और क्रिमिनल, लाइज ऑन दैट पर्सन हु वुड हैव फेल इफ नो एविडेंस एट ऑल वर गिवन। देखिए शिफ्टिंग कब हो रही है, जब कोई एविडेंस नहीं दिया जाता तो वही पर्सन फेल होता, ठीक है। जैसे यहाँ की लिखा है, ए sues B for a land of which B is in possession, ठीक है, and which as A asserts was left by A by will of C, B's father। कह रहे हैं कि जो B का फादर है C, उसने विल बनाई थी मेरे नाम पे, A कह रहा है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर ना, पर्टिकुलर फैक्ट प्रूफ करने की बात आई, ठीक है, पर्टिकुलर फैक्ट, ठीक है। देखिए जब ध्यान रखिए, जब पूरे केस का जो होता है बर्डन, वो कभी शिफ्ट नहीं होता है, वो स्टार्टिंग में जो लेके आता है, मान लीजिए प्रोसिक्यूशन लेके आई प्रोसिक्यूशन पे, लेकिन जब बीच बीच में एविडेंसेस आते हैं ना, पर्टिकुलर फैक्ट्स आते हैं, प्रूफ करने की बारी आती है, तो वो क्या होता है, ओनस ऑफ प्रूफ, और वो क्या होता है, ऑलवेज शिफ्ट्स। क्या होगा, ऑलवेज शिफ्ट्स, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये है आपका बर्डन ऑफ प्रूफ, लेकिन यहाँ पर जब चला जा रहा है तो उसके बाद फिर ऐसे जिग-जैग में लाइन नहीं आ रही है। देखिए जेड बना, यहाँ पर आया, यहाँ पर कोई प्रूफ कर रहा है, फिर यहाँ पर आएगा तो किसी और पे आ जाएगा, फिर वहाँ पर जाएगा तो उस पर, ऐसे ही कंटिन्यूस सीरीज चलती रहती है, ठीक है। अब देखिए बर्डन ऑफ प्रूफ तो हमने समझ लिया, ठीक है। आपको मैंने एक चीज़ और बताई थी कि लिखा है, हम 103 पढ़ते हैं, फिर मैं आपको उसी के अकॉर्डिंग बताती हूँ। Burden of proof as to particular fact. The burden of proof as to any particular fact lies on that person who wishes the court to believe in its existence unless it is provided by any law that the proof of that fact shall lie on any particular person. आप देख रहे हैं यहाँ shall लिखा है, ठीक है। ये shall में कंक्लूसिव, अगर आप इन तीनों वर्ड्स को समझ जाएंगे तो आपका आधे से ज़्यादा सारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो इनको समझने के लिए आप सबको पता ही है हमें कहाँ चलना पड़ेगा, सेक्शन 4 पे। तो आइए पहले समझते हैं सेक्शन 4, और फिर क्या समझेंगे, 103 तब करेंगे आगे से। देखिए मैं सेक्शन 4 पे क्यों लेके जा रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एक बात बताई थी, प्रिजम्पशन जहाँ होता है वहीं क्या होता है, शिफ्ट होता है, ठीक है। जहाँ प्रिजम्पशन होगी वहीं बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट होगा मेनली, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो आइए पहले हम सेक्शन 4 करेंगे, फिर हम इधर आएंगे, ओके। लेट्स सी, आ गए हम सेक्शन 4 पे। सेक्शन 4 क्या कह रहा है, मे प्रिज्यूम, रखिए सेक्शन 4 जो है वो बात कर रहा है मे प्रिज्यूम, शेल प्रिज्यूम एंड कंक्लूसिव प्रूफ की। लिखा है, वेन एवर इट इज प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट दैट द कोर्ट मे प्रिज्यूम, क्या लिखा है, मे प्रिज्यूम अ फैक्ट, इट मे आइदर रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूव्ड अनलेस एंड अनटिल इट इज डिसप्रूव्ड और मे कॉल फॉर प्रूफ। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, प्रूव्ड, इन 3 टर्म से आपको सब समझ में आएगा, डिसप्रूव्ड, कॉल फॉर प्रूफ, ओके। मे प्रिज्यूम में कह रहे हैं कि जब भी इस एक्ट में कहा गया है कि कोर्ट प्रिज्यूम कर सकता है, मे कब करता है, मे होता है डिस्क्रिशनरी पावर होती है कि कोर्ट ये फैक्ट प्रिज्यूम करके चलता है, ठीक है। तो उस फैक्ट को क्या हो जाएगा, माना जाएगा कि वो प्रूव्ड है। प्रूव्ड का मतलब आपको पता है, जब भी कोई फैक्ट को कोर्ट कंसिडर करता है, उसकी एग्जिस्टेंस वो समझता है, प्लस एक प्रूडेंट मैन भी समझता है कि वो फैक्ट एग्जिस्ट करता है, उसे प्रूव्ड बोलते हैं, ठीक है ना। डिसप्रूव्ड किसे बोलते हैं, बिल्कुल ऑपोजिट, ना कोर्ट एग्जिस्टेंस समझता है कंसिडर करके भी, ना ही प्रूडेंट मैन, डिसप्रूव्ड हो गया। मे कॉल फॉर प्रूफ, देखिए जहां आप प्रूफ के लिए बुला सकते हैं और सामने वाली पार्टी खुद आके उसे डिसप्रूव कर सकती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। प्लस
कोर्ट आपसे कोई एविडेंस मंगवा सकती है प्रूफ करने के लिए, वो क्या होता है, मे प्रिज्यूम। क्या होता है, मे प्रिज्यूम। देखिए, प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड, कॉल फॉर प्रूफ, तीनों टर्म आते हैं मे प्रिज्यूम में। नेक्स्ट, ये अगर आप ऐसे चार्ट के थ्रू पढ़ेंगे तभी आएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पर आप यहाँ पर लिखेंगे प्रूव्ड, ठीक है, यहाँ लिखेंगे डिसप्रूव्ड, ओके, यहाँ लिखेंगे कॉल फॉर प्रूफ, ठीक है, यहाँ लिख लेंगे मे, यहाँ लिख लेंगे शेल, और आगे लिख लेंगे कंक्लूसिव। उसके बाद यहाँ इसकी बात, यहाँ इसकी बात, यहाँ इसकी बात, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, प्रूव्ड पे मे में प्रूव्ड लिखा है, यस, डिसप्रूव्ड लिखा है, यस, कॉल फॉर प्रूफ लिखा है, यस। अब ऐसे ही फिलर आप आगे बढ़ेंगे शेल और कंक्लूसिव के लिए। देखिए, शेल में लिखा है वेन एवर इट इज डायरेक्टेड बाय दिस कोर्ट that the court shall presume a fact, it shall regard such fact as proved unless and until it is disproved। देखिए, यहाँ पर भी क्या लिखा है, shall presume a fact, it shall regard such as, देखिए कोई फैक्ट लिखा है shall presume, मान लीजिए लिखा रहता है कोई इंसान 7 साल तक नहीं मिला, इसका मतलब वो नहीं है, ठीक है, सिंपल सी बात है ना, नहीं मिला, अब वो मर चुका है, प्रिज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि एक बच्चे को कर लेते हैं कि 7 साल से कम का बच्चा तो कोई क्राइम कर ही नहीं सकता, ये लिखा रहता है ना, शेल है ना। लेकिन आप प्रूफ करो, आपको डिसप्रूव आप कर सकते हो, कोर्ट तो प्रूव्ड मानेगी लेकिन आप डिसप्रूव्ड कर सकते हो। लेकिन इसमें क्या कह रहा है, कोर्ट कॉल फॉर प्रूफ नहीं करेगी, ठीक है, कॉल फॉर प्रूफ नहीं कर सकती, ध्यान रहिएगा। फिर चार्ट बनाइएगा, इसके आगे टिक, इसके आगे टिक, इसके आगे क्रॉस, क्यों, क्योंकि शेल प्रिज्यूम में ऐसी कोई बात नहीं है। नेक्स्ट थिंग आप देखेंगे, नेक्स्ट थिंग क्या आ रहा है यहाँ पर, नेक्स्ट बोल रहे हैं यहाँ पर कंक्लूसिव प्रूफ। व्हेन वन फैक्ट इज डिक्लेयर्ड बाय दिस एक्ट टू बी कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ अनदर, the court shall on proof of one fact regard other as proved and shall not allow evidence to be given for the purpose of disproving। आप सोच रहे होंगे यहाँ तो डिसप्रूव लिखा है लेकिन यहाँ पर नॉट भी लिखा है, इसका मतलब इसमें सिर्फ प्रूव्ड है, ठीक है, समझाया कि कोर्ट मान सकती है, ठीक है, सिर्फ कोर्ट मान सकती है, ना कोई सामने वाला आएगा उसे डिसप्रूव करने, ना कोई कॉल फॉर प्रूफ होगा इसमें, ठीक है। अभी इसके एग्जाम्पल्स कहाँ दिए हुए हैं, 79 to 90A में यही दिया हुआ है। एज टू डॉक्यूमेंट्स क्या दिया हुआ है, एज टू डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर प्रिजम्पशन दी हुई है, आपको जानना है, और वहाँ पर क्या दिया है, जनरल दिया हुआ है, जो 103 से फर्दर 114A के आगे तक है, ओके। अब हम वहाँ चलते हैं। आपने यहाँ पर देख लिया, आपको ये 3 चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छे से आनी चाहिए। एक बात और देखिएगा, आपको क्या ध्यान रखना है कि जो आपका मे प्रिज्यूम, शेल प्रिज्यूम, ये जब पढ़ते हैं तो आपको पूछा जाता है कि ये क्या है, पूछा जाता है, तो आपको जब पूछा जाएगा कि क्या है तो आपको ध्यान रखना होगा, पूछा जाता है कि ये डिस्क्रिशनरी है, डायरेक्टरी है, मैंडेटरी है। तो देखिएगा, जो मे होता है वो डिस्क्रिशनरी होता है, क्या होता है, डिस्क्रिशनरी, ठीक है। शेल मैंडेटरी होता है, ठीक है, और कंक्लूसिव प्रूफ को हम कहते हैं डिक्लेरेटरी, ठीक है, वो खुद ही डिक्लेयर करके रखा है, हमसे कुछ मांग ही नहीं रहा है, ठीक है ना, ये डिस्क्रिशनरी होता है। और उसके बाद आपको एक चीज़ और मैं बता दूं कि यहाँ पर क्या होता है कि मैगज़िन में भी पूछ लिया जाता है, ठीक है, और क्या कहा जाता है, देखिए ये क्या होता है, मे प्रिज्यूम जो होता है वो होता है रिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, ठीक है, क्या होता है, रिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, ठीक है। इसे और हम क्या कहते हैं, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट कहते हैं, प्लस इसे हम प्रिजम्प्शियो, PRESUMPTIO होमिनिस कहते हैं, ओके, गॉट इट। नेक्स्ट थिंग देखिए, जो आपका शेल प्रिज्यूम होता है उसे हम क्या कहते हैं, रिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। हम रिबटेबल क्यों कह रहे हैं, रिबटेबल मतलब जिस प्रिज्यूम में आप सामने से डिसप्रूव कर सकते हो, मतलब खंडन होता है ना इसका मतलब। तो खंडन कैसे करोगे, किसी बात का खंडन
उसके लिए आप कोई डिस्प्रूव करने के लिए उसके लिए आप कुछ चीज़ लेके आओगे। तो ध्यान रखना रिबटेबल वहीं आएगा जहाँ जिसके साथ डिस्प्रूव वर्ड है, ठीक है। और डिस्प्रूव कहाँ का है, एक में है, एक शेल में। बस ये प्रिजम्पशन ऑफ लॉ होगा। क्या होगा, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ होगा। प्लस इसके लिए जो बना है वो क्या बना है, प्रिजम्पशियो ज्यूरिस। वहाँ क्या लिखवाया था मैंने, प्रिजम्पशियो होमिनिस। ये क्या है, प्रिजम्पशियो ज्यूरिस। नेक्स्ट थिंग आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या होता है, 79 to 90 ए बे आपको ये ध्यान रखा है कि सेक्शन 86 to 88 ए प्लस 90 एंड 90 ए, ये क्या है आपका, ये आपका मे प्रिज्यूम है। और आगे भी उधर मैं जनरल प्रोविजन में वहीं पर पढ़ाते हुए बताऊंगी। और शेल प्रिज्यूम में क्या है, शेल प्रिज्यूम में आपका 79 to 85 सी, 89 ये है। ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी मैं आपको एक रीडिंग करवाऊंगी जिसमें मैं आपको शेल में वर्ड निकलवा के पूरा बता दूंगी। ओके, तो आज के लिए इतना ही। फिर मैं अगली वीडियो लेके आती हूँ जिसमें मैं आपको जनरल प्रिजम्पशंस सब कुछ आगे का पढ़ाऊंगी। ओके, थैंक यू एवरीवन। तब तक के लिए हमारा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।